वो इतना ज़्यादा अमीर था कि कई मुल्कों के प्रेसिडेंट्स और क्राउन प्रिंस उसके मेहमान हुआ करते थे। उसके पास इतना पैसा था कि वो दुनिया की कोई भी एडिक्शन पाल कर उसे आसानी से पूरा कर सकता था। लेकिन उसने पाला 12 से 16 साल की बच्चियों के साथ रेप करने की एडिक्शन को, और उसकी ये एडिक्शन इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उसने एक प्राइवेट आइलैंड ख़रीदा जिसे लोग ऑर्जी आइलैंड, सेक्स आइलैंड, पीडोफाइल आइलैंड और लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड के नाम से जाना करते थे। और वो इन बच्चियों को उस आइलैंड पे ले जाकर उनके साथ रेप किया करता था, उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया करता था। उसके पास 200 पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाले 2 प्राइवेट जेट्स थे, जिसमें से एक का नाम लोगों ने लोलिता एक्सप्रेस रखा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर वो पूरी दुनिया में उन छोटी बच्चियों को लेकर घूमा करता था जहाँ जहाँ पर उसके मेंशंस थे, इंक्लूडिंग फ्लोरिडा, मैक्सिको, न्यूयॉर्क और पेरिस। वो ये सब घिनौने काम शायद इस वजह से भी किया करता था क्योंकि ना तो उसे कानून का कोई डर था और ना ही सज़ा का कोई खौफ। इसकी वजह शायद ये थी कि उसके दोस्तों में दुनिया के अमीर तरीन और पावरफुल लोग शामिल थे, इंक्लूडिंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ब्रिटिश रॉयल फैमिली मेंबर प्रिंस एंड्रयू और बिल गेट्स। आइए आज बात करते हैं जेफरी एप्स्टीन के बारे में, जो 12 से 16 साल की हाई स्कूल की बच्चियों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया करता था और उनसे फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन यानी जिस्म फरोशी करवाया करता था और उनकी सेक्स ट्रैफिकिंग किया करता था, यानी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह स्मगल किया करता था। जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर पैदा हुआ और मैथ्स और फिज़िक्स के अंदर वो बड़ा ही मास्टरमाइंड आदमी था, लेकिन वो कभी भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया और बिना ग्रेजुएशन के ही वो अपने भाई मार्क के साथ डेल्टन स्कूल के अंदर एज अ मैथ्स टीचर पढ़ाने लगा। टीचिंग के दौरान जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात द बियर स्टेर्न्स कंपनीज के चेयरमैन एलन ग्रीनबर्ग से हुई, जिसके बच्चे जेफरी एप्स्टीन के पास ट्यूशन पढ़ रहे थे। एलन ग्रीनबर्ग जेफरी एप्स्टीन की कम्युनिकेशन स्किल से, उसकी कन्विंसिंग पावर से इतना ज़्यादा इंप्रेस हुआ कि उसने जेफरी एप्स्टीन को ये ऑफ़र की कि अगर उसे कोई भी काम पड़ता है तो वो उसे याद कर सकता है। इसके बाद जेफरी एप्स्टीन हाई स्कूल में अपनी ही स्टूडेंट्स को हैरेस करने लग जाता है और एक बच्ची को तो वो इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर देता है कि वो मैनेजमेंट को जाके उसकी कंप्लेन कर देती है, जिसके बाद जेफरी एप्स्टीन को उस स्कूल से फायर कर दिया जाता है ये कहकर कि उसकी पुअर परफॉर्मेंस है। स्कूल से निकल जाने के बाद जेफरी एप्स्टीन एलन ग्रीनबर्ग के पास जाता है और एलन ग्रीनबर्ग, जो पहले ही जेफरी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस था, वो उसे जूनियर असिस्टेंट की जॉब दे देता है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन ये चीज़ पहले से ही जानता है कि कामयाब वो नहीं होता जो अपना 100% देता है, कामयाब वो होता है जो 101% देता है। इसीलिए वो अपने असाइंड ड्यूटीज़ के अलावा भी एक्स्ट्रा काम करने लग जाता है। वो बैंक के क्लाइंट्स के साथ मिलता है और उन्हें कन्विंस करता है कि वो कैसे अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने टैक्स को मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और विद इन 4 ईयर्स 1980 के अंदर वो जिस कंपनी में एज अ जूनियर असिस्टेंट जाता है वहाँ का पार्टनर बन जाता है। बैंक की जॉब के दौरान जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात जिस भी क्लाइंट के साथ होती है वो उसका केस इतने अच्छे से हैंडल करता है कि उसकी अपनी क्लाइंट बेस बहुत ज़्यादा तगड़ी हो जाती है, जिसके बाद जेफरी एप्स्टीन अपनी खुद की एक कंपनी स्टार्ट कर लेता है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल एसेट्स ग्रुप। और इस कंपनी की मेंबरशिप 1980s में उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनके पास $1 बिलियन के एसेट्स मौजूद होते हैं। इस कंपनी का बेसिक मकसद लोगों के फ्रॉड या चोरी किए गए पैसों को रिकवर करना था। जेफरी एप्स्टीन ने कई बिलियनियर्स की लॉस्ट मनी को रिकवर किया, इंक्लूडिंग स्पेनिश एक्ट्रेस एना ओब्रिगोन और सऊदी अरब के अदनान खशोगी। अदनान खशोगी वही हैं जो ईरान कॉन्ट्रा के अंदर भी शामिल थे और ये इसराइल में जो यूएस से स्मगल होकर हथियार आते थे वो इसराइल से खरीद कर ईरान को बेचा करते थे। इसके बाद 1980s में ही जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात होती है स्टीवन होफनबर्ग से, जो उन्हें एक जॉब ऑफर करते हैं कंसल्टेशन की रिगार्डिंग फाइनेंशियल इश्यूज़, और उनको 1980s में $25,000 की सैलरी मिलती है, जो आज के लगभग $1 लाख से भी ज़्यादा बनते हैं। जेफरी एप्स्टीन की कंसल्टेशन की वजह से, उनके एडवाइसेस की वजह से टॉवर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि स्टीवन होफनबर्ग और जेफरी एप्स्टीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आ जाते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप उनकी हो जाती है और वो हर जगह अपने प्राइवेट जेट में जेफरी एप्स्टीन को लेकर घूमता है। 1990s में टावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये कंपनी पोंजी स्कीम के अंदर इन्वॉल्व है। पोंजी स्कीम के अंदर बेसिकली होता ये है कि नए इन्वेस्टर्स को ये लालच दिया जाता है कि उन्हें बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मार्जिन दिया जाएगा और जो पहले से लोग इन्वेस्ट कर चुके होते हैं उनके पैसों से उन्हें शुरू में थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया भी जाता है ताकि वो उसमें स्टिक कर सकें। और इस पोंजी स्कीम की वजह से टावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने अपने
क्लाइंट्स के $450 मिलियन का घपला किया, जो आज के ऑलमोस्ट $100 करोड़ से भी ज़्यादा बनते हैं। स्टीवन होफनबर्ग ने यह कहा कि ये सब जेफरी एप्स्टीन ने किया है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल सका और उन्हें कोई भी सज़ा नहीं हुई। जेफरी एप्स्टीन माइकल जैक्सन, प्रिंस एंड्रियो, टॉम बराक, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों के साथ पार्टीज़ अटेंड किया करता था। उसके कॉन्टैक्ट्स में इजरायली प्राइम मिनिस्टर ओहद बराक, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शामिल थे। ये तो बात होगी जेफरी एप्स्टीन के करियर के बारे में कि कैसे उसने इतना ज़्यादा पैसा कमाया। अब बात करते हैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके लव अफेयर्स के बारे में। 1980s में जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात हुई ईवा एंडरसन के साथ और 11 साल तक वो दोनों रिलेशन के अंदर रहे। लेकिन इसके बाद 1991 में ईवा एंडरसन की शादी हो गई ग्लेन ड्यूबिन के साथ और 1991 में जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात हुई गिलेन मैक्सवेल के साथ, जो न्यूयॉर्क सिटी में अपने बाप रॉबर्ट मैक्सवेल की डेथ के बाद शिफ्ट हुई थी। इन मैक्सवेल पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी वो उसे छोटी बच्चियां ला कर दिया करती थी जो अंडर एज हुआ करती थी और उन्हें हैरेस किया करती थी अपने बॉयफ्रेंड जेफरी एप्स्टीन के साथ। जेफरी एप्स्टीन ने सन 2000 में गिलेन मैक्सवेल को 7000 स्क्वायर फीट का एक मेंशन गिफ्ट किया, जो जेफरी एप्स्टीन के मेंशन से 10 ब्लॉक ही दूर था। एप्स्टीन के पास प्राइवेट बोइंग 727 जेट था, जिसमें रिपोर्टेडली वो कई मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स के साथ सफ़र कर चुका था, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कई बार जेफरी एप्स्टीन के साथ उसके प्राइवेट जेट में सफ़र किया। यूएस वर्जिन आइलैंड्स में एप्स्टीन के पास $125 मिलियन वर्थ के 2 आइलैंड्स थे। लोकल इन आइलैंड्स को पीडोफाइल आइलैंड्स कहा करते थे, क्योंकि एप्स्टीन यहाँ यंग गर्ल्स को लाया करता था जो एप्स्टीन के स्टाफ के मुताबिक हाई स्कूल गर्ल्स लगती थी। इतनी कम उम्र लड़कियाँ जो हाथ में गुची और डियोर जैसे ब्रांड्स के शॉपिंग बैग्स लेकर घूमती थीं, जो आइलैंड के पूल्स पर अंडरवेयर में या फिर विदाउट पुटिंग एनी क्लोथ्स बोल्डली फिरती थीं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो भी वहाँ के गेस्ट रह चुके हैं और स्टीफन हॉकिंग और प्रिंस एंड्रयू भी वहाँ के गेस्ट रह चुके हैं। एप्स्टीन इस आइलैंड पर हमेशा बहुत ही कम उम्र और अट्रैक्टिव लड़कियों को रखा करता था, जिन्हें अक्सर टॉपलेस होके सनबाथ लेते देखा गया, ऑफ कोर्स टू अट्रैक्ट द गेस्ट्स। एप्स्टीन करता ये था कि गेस्ट्स को इनवाइट करता था, वो यंग लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होकर उनसे इंटीमेट करते थे और एप्स्टीन उन्हें रिकॉर्ड करके बाद में ब्लैकमेल किया करता था। एप्स्टीन ने पूरे आइलैंड्स पर स्पाई कैम्स इंस्टॉल करवा रखे थे, जिनसे वो अपने न्यूयॉर्क मेंशंस में बैठकर भी हर चीज पर नजर रख सकता। एप्स्टीन के पास सभी लोगों की वीडियोस एक कॉम्पैक्ट डिस्क में रहती थी, जिसे उसने नाम के साथ लेबल करके न्यूयॉर्क मेंशन में सेफ के अंदर रखा। 2018 में एप्स्टीन ने ऑफ रिकॉर्ड न्यूयॉर्क टाइम्स को ये बात बताई कि उसके पास पावरफुल लोगों की सेक्स टेप्स। मार्च 2005 में एप्स्टीन के खिलाफ पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट में एक लेडी इल्ज़ाम लगाती है कि एप्स्टीन ने उसकी 14 साल की बेटी को $300 देकर और उसे मसाज देने और अनड्रेस होने का कहा। एप्स्टीन को न्यूयॉर्क की एक पेंटर मारिया फार्मा की पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो मारिया को घर बुलाकर उससे पेंटिंग्स भी करवाया करता था। गिलेन जो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, वो मारिया को अपने साथ लेकर और डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस पर जाया करती थी और वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों को अपना फ़ोन नंबर देकर आया करती थी और उन्हें ये कहा करती थी कि तुम्हें अगर थोड़ी सी मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर करना, और अगर कोई लड़की मज़ीद लड़कियां लाएगी तो उसे कमीशन भी दिया जाएगा। एप्स्टीन को अंडर एज लड़कियां गिलेन ही ला कर दिया करती थी और एप्स्टीन दुनिया को ये कहकर बेवकूफ़ बनाया करता था कि वो फेमस क्लॉथ ब्रांड विक्टोरिया सीक्रेट के लिए काम करता है, जिसके लिए उसे मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। मारिया को अभी तक इस हकीकत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि गिलेन क्यों उन लड़कियों को अपना नंबर देकर आती है, और जब उन छोटी बच्चियों को वो जेफरी एप्स्टीन के मेंशन में देखा करती थी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ करती। लेकिन वो विक्टोरिया सीक्रेट वाले झूठ से सेटिस्फाई थी कि हाँ, शायद जेफरी एप्स्टीन को इन छोटी बच्चियों की ज़रूरत होगी फॉर मॉडलिंग। लेकिन एक दिन गिलेन मारिया को एप्स्टीन के घर पर बुलाती है और वो दोनों मारिया को रेप करते हैं, जिसके बाद मारिया को खुद से ज़्यादा अपनी छोटी बहन जो सिर्फ 16 साल की थी उसकी फिक्र होने लगती है, जो एप्स्टीन के पास जाया करती थी कि वो उसके साथ क्या क्या करता होगा। अगर उसने मारिया जैसी मैच्योर फीमेल को नहीं छोड़ा तो वो कैसे उस छोटी बच्ची को बख्शता होगा। और तब मारिया के बार बार पूछने और अपनी छोटी बहन को यकीन दिलाने के बाद कि उसकी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसकी 16 साल की बहन ये रिवील करती है उसे कैसे
सेक्सुअली मोलेस्ट किया। और इसके बाद 1996 में मारिया अपनी छोटी बहन को लेकर सीधा जाती है पुलिस के पास और जाके जेफरी एप्स्टीन की कंप्लेन करती है, जिस पर पुलिस और FBI कोई ध्यान नहीं देते। इनफैक्ट जब गिलेन को इस बारे में पता चलता है तो वो मारिया को ही धमकियां देने लग जाती है, क्योंकि मारिया एक पेंटर थी तो वो उसको ये धमकियां देती है कि अगर एक पेंटर के हाथ ही कटवा दिए जाएं तो वो पेंटिंग कैसे करेगा। अगर तुम रास्ते में चल रही हो और पीछे से आके कोई तुम्हें शूट कर दे तो कौन तुम्हें बचा पाएगा, तुम्हारे घर में आग भी तो लग सकती है, थोड़ा ध्यान से रहना। मारिया FBI को इन धमकियों के बारे में भी बताती है, लेकिन FBI इस पर भी कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करती। जिसके बाद मारिया अपने पेंटिंग के करियर को छोड़कर और अपनी बहन की जान बचाने के लिए वो न्यूयॉर्क सिटी को ही छोड़ देती है। लेकिन एप्स्टीन अपने मकरूह धंधे से बाज नहीं आता और फिर 2005 में एक 14 साल की बच्ची अपने पेरेंट्स को ये बताती है कि कैसे एप्स्टीन ने उसको सेक्सुअली हैरेस किया और कैसे उसका रेप हुआ एप्स्टीन के फ्लोरिडा वाले मैंशन पर। उस बच्ची के पेरेंट्स ने फ्लोरिडा पाम बीच पुलिस को कंप्लेन की और जब उस लड़की से इन्वेस्टिगेट किया गया कि वो कैसे एप्स्टीन के पास पहुंची तो उसने बताया कि उसे 2 लड़कियां वहां लेकर गई थी। और जब उन 2 लड़कियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि उनको भी 2 और लड़कियां वहां पर लेकर गईं। इसके अलावा एक 14 साल की लड़की कोर्टनी को भी एक और लड़की ये कहकर एप्स्टीन के पास लेकर जाती है कि तुम्हें एप्स्टीन को सिर्फ बॉडी मसाज देनी है और इसके बदले में तुम्हें $200 मिलेंगे, जो 2005 में एक छोटी बच्ची के लिए बहुत ही बड़ी अमाउंट थी। जब कोर्टनी एप्स्टीन के पास 2005 में उसको बॉडी मसाज देने के लिए गई, जिसकी पिक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो तब एप्स्टीन की उम्र 48 साल थी। कोर्टनी ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि सिर्फ कोर्टनी ने ही एप्स्टीन को 60 से 70 बच्चियां ला कर दी जो 12 से 16 साल की थी। और रेड के बाद पुलिस ने 40 से ज़्यादा लड़कियों की गवाही रिकॉर्ड की, जिन सब की कहानी सेम थी, मसाज के बहाने बुलवाना और दिन में 3 से 4 बार मोलेस्ट करना। अमेरिका में लॉयर्स की फ़ीस मिलियंस में होती है। अब एप्स्टीन के पास तो अंधा पैसा था, उसने लॉयर्स की पूरी खेप ही खरीद ली और उन लॉयर्स ने उन छोटी बच्चियों पर ही इल्ज़ाम लगाकर उन्हें फंसा दिया। और एप्स्टीन सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे बड़े केस से बचकर एक छोटे केस का गुनहगार बन गया, जो था सोलिसिटिंग अ माइनर फॉर प्रोस्टिट्यूशन, और 12 से 14 साल की बच्चियों को प्रोस्टिट्यूट डिक्लेयर कर दिया गया। अब तो अथॉरिटीज़ की भी ये मजबूरी बन चुकी थी कि वो एप्स्टीन को सज़ा दें। आखिरकार 30 जून 2008 में एप्स्टीन को 100 से भी ज़्यादा अंडर एज लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे के लिए खरीदने के जुर्म में 18 माह की कैद हुई, पर उसे बाकी लोगों की तरह स्टेट प्रिजन में रखने की बजाय पाम बीच के एक प्राइवेट विंग में रखा गया और उसे वर्क रिलीज यानी अपने बिजनेस को संभालने के लिए दिन में 12 घंटे काम करने की इजाज़त भी दी गई। अपनी कैद में एप्स्टीन को अपने कॉरपोरेट जेट में घूमने, शॉपिंग ट्रिप्स पर जाने और जेल का दरवाज़ा खुले रखने की भी इजाज़त। इसके बाद भी 2014 में कई लड़कियों ने एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल पर ये इल्ज़ामात लगाए कि ये दोनों बच्चियों को यूज़ करते थे और आगे सप्लाई किया करते थे, यानी सेक्स ट्रैफिकिंग किया करते थे। 2014 में वर्जीनिया नामी लड़की ने एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल पर यह इल्ज़ाम लगाया कि 17 साल की उम्र में उसे एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल ने सेक्स ट्रैफिक किया और ख़ुद भी यूज़ किया और बाकियों ने भी, जहाँ जहाँ उसे स्मगल किया गया, इंक्लूडिंग प्रिंस एंड्रियो। 6 जुलाई 2019 को एक बार फिर जेफरी एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के केस में न्यू जर्सी के एयरपोर्ट से फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। एप्स्टीन की गिरफ्तारी के दिन जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां हजारों लड़कियों की न्यूड फोटोज मिली। 8 जुलाई 2019 को जब एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग की बेस पर पूरी जिंदगी की कैद काटने की जेल हुई तो उसने ये कहा कि उसे बॉन्ड पर रिलीज़ कर दिया जाए, यानी कुछ पैसे देकर रिलीज़ कर दिया जाए, और उसने $100 मिलियन की ऑफ़र की और न्यूयॉर्क सिटी में अपने मैंशन में हाउस अरेस्ट का भी कहा। लेकिन जजेस ने यह कहा कि एप्स्टीन ने हज़ारों बच्चियों की ज़िंदगियों को तबाह किया है और ये सोसाइटी के लिए एक ख़तरा है, और ज्यूरी ने एप्स्टीन के एक्यूज़र्स की मॉरल सपोर्ट करते हुए केस क्लोज कर दिया। इसके बाद 23 जुलाई 2019 को एप्स्टीन रात 1:30 बजे जेल के फ्लोर पर बेहोश पड़ा मिला और उसकी गर्दन के इर्द गिर्द निशान भी दिखे, जिसके बारे में एप्स्टीन ने यह कहा कि शायद जेल में जो उसका साथी था उसने उस पर हमला किया था, लेकिन उसे कुछ खास याद नहीं है। इसके बाद एप्स्टीन के रूम पर प्रॉपर नज़र रखी जाती थी थ्रू 2 कैमरास और गार्ड्स, और हर आधे घंटे के बाद गार्ड उसके जेल के कमरे को विजिट किया करते थे। लेकिन फिर 19 अगस्त 2019 को गार्ड्स 3 घंटे तक उसके रूम के बाहर विजिट नहीं करते और
उसके रूम के कैमरास भी ख़राब हो जाते हैं और 10 अगस्त 2019 को सुबह 6:30 बजे एप्स्टीन अपने सेल में मरा हुआ मिलता है, जिसे एक सुसाइड का नाम दिया जाता है। पर रियल रीज़न क्या थी उस पर अब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। जेफरी की ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी नेक में हाइड बोन जगह जगह से टूटी हुई थी, जो सिर्फ तभी टूटती है जब कोई खुद को फांसी देता है। बार बार गले में झटके लगते हैं और वो हड्डी टूट जाती है। लेकिन हकीकत क्या है ये तो गॉड बेटर नोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।